चलो अब इधर ध्यान देना, एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी सिस्टम इन नेचर। अच्छा, बाइनरी का क्या मतलब हो गया? अरे बाइनरी का मतलब डुअल होता है, टू होता है एक्चुअली में। ठीक है, वो पढ़े होंगे ना कंप्यूटर में बाइनरी नंबर्स, 0 1 0 1 करके। ठीक है, तो बाइनरी हो गया कोई चीज टू सिस्टम, दो चीजों का सिस्टम। बाइनरी सिस्टम हो गया दो पार्टिकल्स का सिस्टम होगा। अच्छा, अब मैं पार्टिकल यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो पार्टिकल समझ जाना कि वो बड़े ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। पार्टिकल मतलब अब हमेशा ये नहीं होगा कि वो छोटा ऑब्जेक्ट ही होगा कोई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहला आता है बाइनरी स्टार्स। हम पहले नेचर में देख रहे हैं कि भाई बाइनरी सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल है नेचर में। तो पहला है बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार क्या हो गए? टू स्टार्स बाउंड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑर्बिटिंग अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास आर कॉल्ड बाइनरी स्टार्स। देखो इसमें होता क्या है एक्चुअली, हमारा अर्थ क्या है? हमारा अर्थ तो सन के अराउंड चक्कर काट रहा है, लेकिन मान लो दो ऐसे स्टार जो कि एक ऑर्बिट में कर रहे हो, एक ऑर्बिट में घूम रहे हो, लेकिन किसका ऑर्बिट होगा वो? उन दोनों का अपना ही सेंटर ऑफ मास का ऑर्बिट होगा वो। अपने ही दोनों, अपने मतलब दोनों इस तरीके से फंस जाते हैं ना, दोनों इस तरीके से एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ये दोनों उसके अराउंड ही ऑर्बिट करने लगते हैं। और एक हमेशा दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसी भी पॉइंट पर। जैसे यहां पर भी होंगे तो एकदम एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये वाला इधर आ रहा होगा तो ये वाला इधर जा रहा होगा। क्लियर है? तो ये बात क्लियर रखना। तो ये क्या है? बाइनरी स्टार्स का सिस्टम है। बाइनरी स्टार में क्या होता है? दो स्टार होते हैं जो कि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं, और दोनों ऑर्बिट कर रहे होते हैं कॉमन सेंटर को। और वो कॉमन सेंटर क्या होता है? कुछ नहीं होता, बल्कि इन्हीं दोनों स्टार्स का, S1 S2 के स्टार का ही सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, दोनों का सेंटर ऑफ मास। अब तुम सोचोगे हमेशा, देखो जरूरी नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही लाई करे, ये जरूरी नहीं है। जैसे तुम सोचोगे कि मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं बोलूँ कि भाई उठा दो, एकदम बीचों बीच से एक फिंगर पे बैलेंस कर लो। मान लो हल्का बॉक्स है तो तुम बोलोगे एक फिंगर पे मैं यहाँ से बैलेंस कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, और इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो एकदम यहाँ पर लाई कर रहा होगा। अगर ये यूनिफॉर्म है बॉक्स तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ पे लाई कर रहा होगा। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास एकदम बॉडी के अंदर ही कहीं पे लाई करे। जैसे इन दोनों स्टार के केस में, अब इन दोनों स्टार का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में लाई करेगा, जो कि दोनों की बॉडी से बाहर है। जैसे अगर मैं डंबल का एग्जांपल दूं, तो मैंने डंबल के एग्जांपल में बोला था ना कि भाई इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस रॉड पे लाई करेगा। जैसे ये डंबल है तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में लाई करेगा, लेकिन क्योंकि ये तो कनेक्टेड है ना, अब हम हवा में तो कोई चीज कर नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए तो चीजें कनेक्टेड रहती हैं, तो यहाँ पे लाई करता है। लेकिन कनेक्टेड है बस इसलिए, लेकिन फिर भी देखो इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास दोनों का यहाँ पे बीच में लाई कर रहा है रॉड पे, इनके अंदर तो लाई नहीं कर रहा कहीं। तो मतलब सेंटर ऑफ मास बॉडी का बॉडी से बाहर भी हो सकता है। इस कंफ्यूजन में मत रहना कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये दो स्टार हैं जिनका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर है, और ये के अराउंड ऑर्बिट करने लग जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, और तुम्हें ये भी पता है कि स्टार्स जो हैं, अगर तुम्हें अर्थ का भी पता हो ना, सन और अर्थ का, तो हम यार ऐसे सोचते हैं कि सन बस यहाँ पे फिक्स्ड है और इसके अराउंड अर्थ चक्कर काट रहा है। नहीं, सन भी ऑर्बिट कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी को। तो ये एक्चुअल में ना एक स्पाइरल शेप बनता है। मतलब जैसे सन भी ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है और तुम उसके अराउंड घूम रहे हो। ठीक है, सन ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है, वो भी। अच्छा, ये भी तुम देखोगे तो ये भी एक बड़ा सा ऑर्बिट बनेगा फिर, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर होगा। ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का ऑर्बिट कर रहा है सन भी हमारा। तो सन ऐसे बढ़ता चला जाएगा लीनियरली, और इसके अराउंड हमारे अर्थ ऐसे घूमते हुए स्पाइरल बनाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है कैसे मूवमेंट होती है एक्चुअल में सोलर सिस्टम में? तो ऐसे ही ये दोनों स्टार का दिखाया है कि देखो ये स्टार, ये बोल्ड से दिखा दिया है S2 को, और ये इससे दिखा दिया है S1 को। ठीक है, तो ये दोनों देखो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पाइरल में, दोनों आगे बढ़ रहे हैं स्पाइरल में। लेकिन देखो किसी भी पॉइंट पर, जैसे किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे रोक लिया मैंने, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। मतलब ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ही तो जा रहा है, और ये वाला ऐसे जा रहा है। यहां से आओगे तो ये वाला ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पे ये इधर को जा रहा है, और इस पॉइंट पे जबकि ये वाला इधर से ऐसे जा रहा है। तो दोनों देख रहे हो अपोजिट जा रहा है ना। तो किसी भी पॉइंट पर दो बाइनरी स्टार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन जा इसी डायरेक्शन में रहेंगे क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो ये दो बाइनरी स्टार्स का कॉन्सेप्ट था कि दो बाइनरी स्टार्स जो कि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो, वो एक कॉमन सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, और उस कॉमन सेंटर वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं दोनों स्टार्स का, इन्हीं दोनों पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? हम्म? कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा, आगे फिर वही बातें करिए कि जब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डबल स्टार मूव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल। जब कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा तो ये फ्री पार्टिकल की तरह मूव करेगा। ठीक है,
और इसमें क्या क्या होता है, दीज आर जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक तो द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द टू स्टार अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। इसलिए मैंने बोला कि भाई दो कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सन होता है हमारा जो आगे बढ़ता रहता है मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर काटने के लिए, और एक हमारा अर्थ होता है जो उसके अराउंड चक्कर काटता रहता है। तो हमारा अर्थ उसके अराउंड चक्कर काटता हुआ स्पाइरल बना देता है, और वो अपना ऐसे स्ट्रेट ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, आई बात समझ? तो इसीलिए बोला है कि भाई दो मोशन का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, और सर्कुलर ऑर्बिट जो कि उस सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो दोनों स्टार चक्कर काट रहे होंगे। क्लियर है? ऐसे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये भी एक बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे O2 इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सिस्टम, जिसमें दो मॉलिक्यूल हो, बस मतलब दो एटम हो एक्चुअली। ठीक है, दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। तो इनके लिए क्या बोला है, द इंटरनल बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम्स इज ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड which can be regarded as a spring. Force, that is no collision between the molecule themselves or with the walls of vessel, the center of mass of the molecule moves with uniform velocity in a straight line as shown in figure. The molecule can also have vibrational and rotational motion, again due to the internal forces. Even then the center of mass moves like a free particle. क्या बोल रहा है कि जैसे एक ऑक्सीजन का पार्टिकल होता है, ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, तो ये एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम हो गया, इनके बीच केमिकल बॉन्डिंग होती है, उससे ये दोनों जुड़े होते हैं। तो उस केमिकल बॉन्डिंग को मान लो कि एक स्प्रिंग की तरह है। ठीक है, अब जब एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट होंगे तो ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है फ्रीली मूव करेगा ऐसे स्ट्रेट लाइन में। क्लियर है? अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट हो तो ये फ्रीली मूव करेंगे ऐसे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो फिर भी पार्टिकल्स का इंटरनल फोर्स तो एक दूसरे के ऊपर लगता है ना। ठीक है, और पार्टिकल्स हमेशा किसी भी सॉलिड के, किसी भी चीज के, हमेशा एक वाइब्रेटरी मोशन में रहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन में अगर ये एटम रहेगा तो ये एटम ऊपर वाला ऐसे ऐसे मूव करेगा, और ये नीचे वाला एटम भी वाइब्रेटरी मोशन में ऐसे ऐसे मूव करेगा। यानी कि स्प्रिंग एक बार को ऐसे खींचेगी, फिर एक बार को कंप्रेस होगी, मतलब ऐसे स्प्रिंग एक बार खींचेगी फिर ऐसे कंप्रेस होगी। तो ऐसे चक्कर में अब तुम्हारा पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, ये वाला भी उस टाइम ऊपर जाएगा, फिर जब ये नीचे आएंगे तो ये वाला भी ऐसे ही नीचे आएगा। क्लियर है? और ये सामने भी मूव कर रहा है, तो ये एक ऐसा वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये भी एक वेव की तरह बनाएगा, क्योंकि जब भी तो कोई पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में होता है तो वेव जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर है? समझ में आया? दो पार्टिकल है, अब तुम खुद सोचो ना, ये आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन जब ये वाइब्रेट भी कर रहे हैं तो वाइब्रेट करा एक बार ऊपर गए, फिर आगे भी बढ़ रहे हैं नीचे आए, फिर ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए नीचे आए, ये वेव जैसा बनेगा ना। समझ में आया? तो ये भी जो एक बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल है तुम्हारा डायटोमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद अर्थ मून सिस्टम। अब जरा इस चीज को समझना, हम क्या मानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, और हमारा मून जो है वो हमारे अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। बट एक्चुअल में अर्थ मून एक बाइनरी सिस्टम है, और इनका एक सेंटर ऑफ मास होता है, जो कि सेंटर ऑफ मास एक्चुअली, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मून का मास बहुत कम है, तो सेंटर ऑफ मास जो है अर्थ का हमारे अर्थ के अंदर ही लाई करता है। यानी कि हमारा अर्थ ही सेंटर ऑफ मास है एक तरीके से। ठीक है, पहले मैं समझू, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम अभी तक क्या मानते हैं कि भाई सन के अराउंड हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, और मून हमारे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अर्थ और मून दोनों एक बाइनरी सिस्टम है, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ना, अभी मैं यहां पे बना रहा हूं सेंटर ऑफ मास बस समझाने के लिए, लेकिन हालांकि ये सेंटर ऑफ मास अर्थ के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो असल में सन का ऑर्बिट कर रहा है, हमारा अर्थ ऑर्बिट नहीं कर रहा है, मून ऑर्बिट हमारा नहीं कर रहा है। मून और अर्थ दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, हाँ, लेकिन जो अर्थ और मून का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो अर्थ के अंदर ही लाई करता है। क्यों लाई करता है? क्योंकि अर्थ काफी बड़ा है। तो ये देखो, अर्थ के अंदर ही सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, लेकिन देखो बिल्कुल एकदम सेंटर पे नहीं बनाया है। जैसे ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, तो देखो सेंटर ऑफ मास एकदम यहाँ पे नहीं बनाया है, ये तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास हो गया। लेकिन अर्थ मून सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे हल्का सा इधर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि अरे मून भी तो है ना, तुम एकदम सेंटर पे बना दोगे तो तुम्हारा अपना सेंटर ऑफ मास हो गया, ये भी तो है। तो ये दो डंबल जैसा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मास ज्यादा है तो तुम कहां से पकड़ोगे? यहां से पकड़ोगे तभी बैलेंस कर पाओगे। तो दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां पर हो गया, और ये सेंटर ऑफ मास सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अर्थ मून सिस्टम भी एक बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल है, जिसका कि दोनों का सेंटर ऑफ मास, इस पूरे दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्लियर है? अब देखो कुछ और एग्जांपल ऐसे मोशन के।
अभी तक तो हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा था, यहाँ पर तो दो ही पार्टिकल होते थे। अब हम पढ़ेंगे जहां पर ढेर सारे पार्टिकल हो, तब क्या होगा। तो मान लो तुमने एक पटाखा लिया, उसे जलाया और उसे ऐसे फेंक दिया, पैराबोला बना के ऐसे फेंक दिया। तो अब क्या होगा, अब तुम देखोगे वो जैसे ही फटेगा, मान लो इस पॉइंट पे आके फट गया, तो उसके अलग अलग पार्टिकल कुछ अलग अलग डायरेक्शन में उड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे उड़ गए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, तुमने जिस डायरेक्शन में फेंका था इस पटाखे को, इसका सब पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो अभी भी इसी पार्टिकल से गुजरेगा, वो अभी भी इसी पाथ से गुजरेगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे, मान लो मैं इस पॉइंट पे रोक दूं, इस पॉइंट पे जब वो सेंटर ऑफ मास आ गया, मैंने टाइम स्टॉप कर दिया, और मान लो इसके अलग अलग पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ था, एक पार्टिकल यहाँ पे था हवा में, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे था, इन सब का अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालू ना, इन सब पार्टिकल का, तो तुम्हें मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास सबका यहाँ पर ही है। यानी कि जब किसी पटाखे को ऐसे पैराबोलिक पाथ देके ऐसे फेंक दोगे और वो बीच रास्ते में फट गया, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स किसी भी साइड चले जाएं, लेकिन उन सबका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो इसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के लॉज ही ऐसे, नेचर में चीजें ऐसे ही होती हैं। क्योंकि तुम्हें क्या करना है, मोमेंटम भी तो कंजर्व रखना है। तुमने ये वाला बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर वहां पे भी पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में, कि वो पार्टिकल्स ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे कि सबका जो लीनियर मोमेंटम वो कंजर्व रहे, उनकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, डायरेक्शन भी कुछ उसी हिसाब से होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वो रीजन है, मोमेंटम को भी कंजर्व रखना है, प्लस सेंटर ऑफ मास का रूल भी हमें ब्रेक नहीं करना है। जैसे हमारी बॉडी स्टार्टिंग में जा रही थी, वैसे ही अभी भी उसका सेंटर ऑफ मास वैसे ही जाएगा, भले उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? 5 मिनट है अभी। देखो, रिजिड बॉडी, हाँ, इसके लिए है अभी 5 मिनट, तुम लोग तो अभी बैठे हुआ देंगे। अब रिजिड बॉडी देखो क्या होता है। रिजिड बॉडी अभी तक तो वो पढ़ा दिया है सॉलिड्स वाला चैप्टर, तो उसी में पढ़ लिया होगा। रिजिड बॉडी क्या होता है कि इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स साइज एंड शेप। कितना भी लार्ज एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा लो, लेकिन उसके साइज और शेप में चेंज नहीं आएगा। हालांकि ये भी पढ़ा था हमने बाद में कि कोई भी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हम, क्योंकि देखो फिजिक्स में हम सारी चीजें हाइपोथेटिकल एकदम आइडियल लेके पढ़ते हैं, ताकि कभी भी अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा कहीं पे, तो हम वहां पे वो चेंज कर देंगे और चीजें हमारी पूरे यूनिवर्स में चलती रहे। ठीक है, तो इसीलिए हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर तुम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, कितना भी लार्ज एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, उसके साइज और शेप में चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? वो अपने रिलेटिव पोजीशन, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो अपने रिलेटिव पोजीशंस को बरकरार रखेंगे जब वो एक्सटर्नल फोर्स के अंदर मूव भी करेंगे। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है, इसका एक पार्टिकल यहां पर है, दूसरा पार्टिकल यहां पर है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगाने पे ऐसा नहीं होगा कि बॉडी कंप्रेस हो जाएगी और इसका ये वाला पार्टिकल यहां पर आ जाए और ये वाला पार्टिकल यहां पर आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टिकल दोनों जहां पर हैं, ये दोनों पार्टिकल जहां पर हैं वहीं पर ही रहेंगे, और ये पार्टिकल यहीं पर रहेंगे, और ये पूरी बॉडी मूव करती रहेगी। मतलब ये मोशन में मान लो अभी इस पॉइंट 1 पे थी, बाद में कभी पॉइंट 2 पे भी पहुंच जाएगी ना यहाँ पे, तब भी ये दोनों पार्टिकल यहाँ के यहाँ ही बने रहेंगे। इनके बीच जितना पहले डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस अब भी रहेगा, एकदम फिक्स्ड रहेंगे अपनी जगह पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। रिजिड बॉडी ऐसी होती है। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, यानी कि डेंसिटी, डेंसिटी कैसी है। ठीक है, जैसे मैं अब बताता हूं, जैसे ये एक रॉड है, तो इस थिन रॉड का किस किस पे डिपेंड करता है, पहले मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिकल शेप, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, अब मान लो ये एक थिन रॉड है, इस थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास एकदम, इसका तुम ऐसे बनाओगे ना, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो इसके एकदम इधर बीचों बीच से एक लाइन ऐसे बना दो और एक लाइन ऐसे बना दो, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी यही होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और लेट्स सपोज करो ये क्यूबॉइड होता कुछ, ये कुछ एक क्यूबॉइड होता, तो अगर ये क्यूबॉइड होता तो इसका ये भी साइज, इसका जहां पर सेंटर होता ना, वहां से अंदर ले जाते एक और लाइन, और तब ये तीनों जहां पर मीट करते वहां पर होता है इसका सेंटर ऑफ मास। यानी कहीं ना कहीं इसके अंदर, समझ रहे हो, जैसे डस्टर है, इस डस्टर का ये बना दिया मैंने, इधर से एक लाइन बना दी, इधर से एक लाइन बना दी। अब ये पता चलेगा भाई इसी पॉइंट पे है सेंटर ऑफ मास, लेकिन इसी पॉइंट पे कहां, यही होगा क्या? नहीं होगा, इसके अंदर यहाँ पे बीचों बीच चले जाओगे ना, तो यहाँ पे एकदम बीचों बीच यहाँ से एक लाइन सुई घुसेड़ दो और यहाँ से सुई डाल दो, जहां पर दोनों मीट करेंगे सेंटर पे, वहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, अंदर होगा कहीं ना कहीं। समझ आई बात? अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे एक क्यूब बना देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या समझा रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर तुम ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, इधर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहां पर नहीं होगा सेंटर ऑफ मास। अरे भाई नीचे भी आओ, नीचे भी लाइन ड्रॉ करो, एकदम बीचों बीच यहां पर होगा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई?
एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखो ज्योमेट्री पे भी डिपेंड कर रहा है कि शेप कैसा है, और डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अब डेंसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा, मान लो इस साइड का रॉड, ये रॉड मैंने ऐसे बनाया है कि इसका आधा रॉड इस साइड प्लास्टिक का बना हुआ है, इस साइड प्लास्टिक का बना हुआ है, और इस साइड मान लो आधा रॉड आयरन का बना हुआ है। अब तुम खुद बोलो, आयरन भारी होगा, प्लास्टिक हल्का होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर आयरन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिधर ज्यादा मास है। तो किस पे डिपेंड कर गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड कर गया ना, ज्योमेट्री पे तो कर ही रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड कर गया, यानी कि डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे ये देख लो, सबका दिया हुआ है कि कहाँ पे होगा किसका सेंटर ऑफ मास, रिंग का। अब देखो रिंग एकदम ऐसे है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर लाई कर रहा है इसका सेंटर ऑफ मास। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाई करे। क्लियर है। ऐसे ये डिस्क है, डिस्क का एकदम उसके सेंटर पे लाई करेगा। रेक्टेंगुलर लैमिना यहाँ पे, क्यूबिकल का देखो बना के दिखा दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो क्यूबिकल का यहाँ पे लाई कर रहा है एकदम, दोनों डायगनल्स जहां पे इंटरसेक्ट करे ना वहां पे लाई करेगा। सिलेंडर का ये देखो, सिलेंडर का यहाँ पे लाई करेगा एकदम, ठीक है। बाकी चीजों का भी दिया हुआ है। ट्राइंगल का उसके मीडियन पे, मीडियन नहीं इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे लाई करेगा, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करे सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। ऐसे कोन का, तो कोन का भी देखो यहाँ पर लाई करता है। हाइट भी बता दिए कि भाई हाइट h/4 पे, h/4 हाइट पे जब जाओगे तुम ऊपर से तो यहाँ पे लाई करेगा। समझ में आई बात। यानी कि पहाड़ों का सेंटर ऑफ मास भी कहाँ लाई करेगा, हल्का सा नीचे लाई करेगा, ठीक है, ऊपर लाई नहीं करेगा। ये बात भी मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। समझ में आ गया क्या, ये सबका लिखा हुआ है कि शेप ऑफ बॉडी और कैसे लाई करेगा, ठीक है। अब आ जाओ रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि एक रिजिड बॉडी रोटेट कैसे करेगा, उसका रोटेशनल मोशन कैसे होगा, ठीक है। तो बॉडी इज सेड टू पोजेस रोटेशनल मोशन इफ ऑल इट्स पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कल्स इन पैरेलल प्लेन्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, बड़े तरीके से लाइन को तोड़ तोड़ के समझना है। क्या बोला कि बॉडी रोटेशनल मोशन में होगा, ठीक है, कब होगा, जब उसके सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे सर्कल में। लेकिन वो सर्कल कहाँ होने चाहिए, पैरेलल प्लेन पे होने चाहिए। जैसे मान लो ये एक फिजेट स्पिनर समझ लो, ये एक फिजेट स्पिनर है जिसका ये सेंटर है, फिजेट स्पिनर नहीं पता, अरे घुमाते थे हाथ में लेके, तो ये एक स्पिनर है। अब देखो इसका जैसे एक पार्टिकल में ये वाला पार्टिकल मान लेता हूं P1, दूसरा पार्टिकल यहां पर ले लो P2, ठीक है। अब जब ये रोटेट करेगा, मैंने यहां सेंटर से पकड़ रखा है, इसके ऊपर फोर्स इधर से लगाऊंगा तभी रोटेट करेगा। पता होना चाहिए ये बात कि अगर तुम सेंटर ऑफ मास से अगर पास कर दोगे क्या कहते हैं फोर्स, तो फिर वो लीनियर मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, तो यहां से पास कर दोगे तब। लेकिन अगर मैं एकदम कोने पे ऐसे हाथ मारूं तो ये ऐसे रोटेट करेगा पूरा, ऐसे घूमेगा ये, और ऐसे घूमेगा तो इसका ये P2 कैसा चक्कर बनाएगा, इसका ये P2, इसका जो P2 पार्टिकल है वो ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, इसका P1 पार्टिकल पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। लेकिन ये दोनों सर्कल सेम प्लेन में ही तो है, इस प्लेन ऑफ पेपर पे ही तो है, ठीक है। तो वही बात बोलिए कि इसके सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे सर्कल में, लेकिन वो सर्कल पैरेलल प्लेन में होंगे। क्लियर है, ये तो पैरेलल प्लेन ही तो दोनों, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर भी दूसरा प्लेन हो सकता था, जैसे मान लो अगर ये तो फिजेट स्पिनर, तो चलो एक हाइट इसकी कम होगी थोड़ी सी, लेकिन अगर मान लो ये थोड़ा सा मोटा हो, तब क्या हो जाएगा, तब इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स भी होंगे। जैसे अगर मैं साइड से दिखाऊं, मान लो ये फिजेट स्पिनर है, फिजेट स्पिनर नहीं ब्लेड ही समझ लो तुम, ये ब्लेड है, मैं साइड व्यू दिखा रहा हूँ, साइड व्यू दिखा रहा हूँ। तो इसका ये पार्टिकल होगा, नीचे वाला एक पार्टिकल ले लो, और एक पार्टिकल ले लो इधर ऊपर वाला। अब भी दोनों सर्कल में मूव करेंगे, है कि नहीं, अब भी दोनों सर्कल में मूव करेंगे। लेकिन ये दोनों सर्कल कैसे होंगे, एक सर्कल ऊपर होगा, इसका वाला सर्कल ऊपर होगा ऐसे, और ये नीचे वाला सर्कल, इसका वाला सर्कल ऐसे नीचे होगा, है कि नहीं, इसका सर्कल नीचे होगा, इसका ऊपर वाला सर्कल ऊपर होगा, लेकिन दोनों पैरेलल ही तो हैं, पैरेलल प्लेन में ही तो है। तो रोटेशनल मोशन किसी भी रिजिड बॉडी का हम कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सर्कल में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, और वो सर्कल पैरेलल हो, सारे सर्कल्स पैरेलल प्लेन में लाई करे, ठीक है, तो हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन में है ये बॉडी। और सुनो, द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन अ फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे यही अभी ब्लेड मैंने इधर बनाया था, तो ये ब्लेड, इन सबका जो सर्कल होगा, जो भी सर्कल ये बनाएंगे, ये जैसे ये सर्कल बनाएगा, ठीक है, तो इन सब सर्कल्स का सेंटर लाई करेगा एक फिक्स्ड परपेंडिकुलर लाइन में। जो इन सर्कल का जो प्लेन बन रहा था ना, सर्कल का प्लेन तो ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, इन सब सर्कल्स के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये लाइन, इस लाइन, इसी को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि ये ब्लेड उधर को ऐसे घूमेगी,
तो इसका एक्सिस क्या बनेगा, यही तो बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर लाइन होगी, लेकिन वो परपेंडिकुलर लाइन किसके परपेंडिकुलर होगी, सारे सर्कल के परपेंडिकुलर होगी। और वो सेंटर किससे पास करेगा, तो भाई उस सेंटर से पास करेगा जो इन हर पार्टिकल का, जो सर्कल बनाएंगे ये, उन सर्कल का जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर। क्लियर है, ये सेंटर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा भाई, ध्यान देना। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगी इस केस में। एक्सिस ऑफ रोटेशन किससे पास करेगी, किस पॉइंट से, हर सर्कल, हर पार्टिकल जो सर्कल बनाएगा उस सर्कल के सेंटर से पास करेगी। क्लियर है क्या, ठीक है ना, आ रहा है ना समझ। तो यही बातें यहां पर सब में समझाई है। एक चीज और बोली है कि देखो इसके सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम टाइम में सेम एंगल थीटा स्वेप्ट करेंगे इन टी टाइम में। जैसे मान लो ये ब्लेड था, अब ये ब्लेड का इसे सेंटर बना देता हूं, ये ब्लेड जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसका ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल अगर मैं टी टाइम दूं तो टी टाइम बाद ये ब्लेड मान लो कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो टी टाइम में दोनों ने सेम ही एंगल स्वेप्ट करा है, अगर तुम ये एंगल देखो तो दोनों का एंगल सेम ही है कि नहीं, ये एंगल अलग थोड़ी है, तो दोनों ने सेम एंगल स्वेप्ट करा है सेम टाइम में। यानी कि दोनों पार्टिकल्स की, यानी कि किसी भी एक रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल की रोटेशनल मोशन में एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल तुमने कवर करा, ठीक है। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। ये सब एक बार देखो, ये सब अभी हाँ अगला भी डेरिवेशन करेंगे, तो उससे पहले एक बार अगर ये क्लियर ना हो थीटा क्या होता है ओमेगा क्या होता है, तो चैप्टर 4 में पढ़ाया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पर जाके तो अब इतना तो क्लियर होगा, ठीक है। तो थीटा होता है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा बाई टी कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी बन जाता है, ये हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यानी कि जब कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में हो, ठीक है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा हर पार्टिकल का, वही बात बोली है। ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी। दिस इज ऑल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का भी एंगुलर वेलोसिटी होगा। हाँ, अब आ जाओ इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तुमने v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब किया है ना, वो लीनियर मोशन के लिए करा है, अभी रोटेशनल मोशन के लिए करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लीनियर मोशन में जो तुम वहां पे वेलोसिटी v लेते थे, इनिशियल वेलोसिटी u लेते थे, वो यहां पर ओमेगा नॉट लेना, फाइनल वेलोसिटी v लेते थे वो यहां पर ओमेगा लेना, टाइम तो t ही रहेगा। एक्सेलरेशन जो लोगे तो उसे अल्फा लेना, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। s जो डिस्प्लेसमेंट लेते थे उसे यहां पर थीटा लेना। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, अगर ये सारी बातें क्लियर है तो इन्हें समझने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, बाकी डेरिवेशन एकदम सेम है डिट्टो, ठीक है। हाँ, जैसे देखो अब शुरू करते हैं, तुमने यार इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, जो इंटीग्रल कैलकुलस मेथड से डिराइव करते थे तीन इक्वेशन, उसी से डिराइव करना है, ठीक है। कहां से शुरू करते थे, पहले इक्वेशन के लिए अल्फा ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी लिख के उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, और आंसर आ जाता था। क्या आंसर आता था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, देखो है कि नहीं है, v ओमेगा ही है, u ओमेगा नॉट ही है, a की जगह पर एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा ही है, t ही है। क्लियर है, हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा इसलिए, कर लोगे ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन कहां से शुरू करते थे, ds बाई डी टी, dx बाई dt से, वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू dx बाई dt रख के, है ना। और एक बारी क्या करते थे, इस v की जगह पर u प्लस ए टी पुट करते थे, याद करो सब कुछ ऐसा ही था, डिराइव करना, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आ जाएगा। s की जगह पर क्या आएगा, थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा, यहां पर देखो सब चीजें लिखी हैं, ये दिमाग में है तो पूरी डेरिवेशन दिमाग में, ठीक है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह पर एंगुलर एक्सेलेरेशन टी स्क्वायर। क्लियर है क्या, थर्ड इक्वेशन याद करो, ऐसे ही करते थे, डी थीटा से मल्टीप्लाई करते थे ऊपर नीचे, उसे ओमेगा बना देते थे, और ऐसे करके इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट करके क्या आता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। क्लियर है क्या, इजी था, कोई मुश्किल कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा
रोटेशनल मोशन के लिए बन जाएगा। अब आ जाओ टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे देखो, या तो इसे मोमेंट ऑफ फोर्स बोल लो या टॉर्क बोल लो, एक बात है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है, देखो। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। कब इफेक्ट होता है टर्निंग इफेक्ट? तुमने पहले देख लिया, रोटेशनल मोशन तब होता है किसी भी फोर्स का जब उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास से पास ना करे। तो जैसे कि तुम टू ओपन अ डोर वी अप्लाई फोर्स ऑन इट्स हैंडल एंड द डोर टर्न्स ऑन इट्स हिंजेस। हिंजेस लगे होते हैं उधर, नट बोल्ट से देखा होगा, वो जो घूमते हैं जिसमें तेल डालते हैं कभी कभी अगर जाम हो जाता है दरवाजा, ठीक है। द लार्जर द फोर्स द मोर इज इट्स टर्निंग इफेक्ट। तुम जितने जोर से धक्का दोगे, एकदम गुस्से में धक्का दोगे तो फट से जाके लगेगा दीवार पे, है ना। तो जितना ज्यादा तुम फोर्स से धक्का दोगे उसका टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अब मान लो कोई भारी दरवाजा है, उसे मैं एकदम एक उंगली से, छोटी सी उंगली से ऐसे खोलने की कोशिश करूं तो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, है ना। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर तुम कम फोर्स दोगे तो टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा। क्लियर है? ऑल्सो we can easily notice that it is easier to open a door by applying force near the edge than near the hinges. डोर को हमेशा, डोर का जो हैंडल भी बना होता है कहाँ बना होता है? एज के पास बना होता है, उसके हिंजेस के पास नहीं बना होता। अगर हिंजेस के पास बना दे वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। अरे क्योंकि अगर देखो ये दरवाजा है और मान लो इधर से हिंजेस है, ठीक है, तो इधर बना होता है, इधर से तुम ऐसे खोलते हो तो ये दरवाजा इजीली ऐसे खुल जाता है। क्यों? तुम फोर्स ऐसे में लगा रहे हो ना, ऐसे में लगाओगे तो रोटेट करेगा। अब यहाँ पे ये जॉइंट है, तुम यहाँ पर अगर मैं लॉक बना दूं और यहाँ से तुम ऐसे धक्का देने की कोशिश करोगे, अरे भाई इधर से थोड़ा ना टूट के खुल जाएगा, ठीक है। तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, वो भी थोड़ा सा इस डायरेक्शन में करके लगाओगे तब खुलेगा, है कि नहीं। तो यानी कि जो टॉर्क है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो तुम्हारा लार्जर फोर्स कितना होगा, दूसरा चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है उससे तुम्हारा डिस्टेंस कितना है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका क्या है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसे खोलना इतना ईजी होगा डोर को। बात समझ में आई? पहली चीज तो फोर्स, कि फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा। दूसरी चीज, जो भी रोटेशन का एक्सिस है उससे तुम्हारा डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इजीली खुल जाएगा दरवाजा, डिस्टेंस कम है तो नहीं खुलेगा। यानी कि देखो वही बातें बोली है कि भाई टॉर्क डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, ठीक है। दूसरी चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि तुम जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हो, तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लीवर आर्म और मोमेंट आर्म। जैसे तुम्हारा ये गेट था ना, गेट था ऐसे, यहाँ से ये रोटेशन का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे हैंडल बना हुआ था, तो ये जो डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम हैंडल पे तो फोर्स लगाओगे, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इसे क्या बोलते हैं? लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। क्लियर है? और वही बातें बोलती है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ग्रेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द ग्रेटर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स और ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट और टॉर्क। क्लियर है क्या? कोई परेशानी? पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. It is measured as the product of magnitude of the force and the perpendicular distance between the line of action of force and the axis of rotation. ये क्या बोला है? टॉर्क क्या है? टॉर्क कुछ नहीं है, टॉर्क जो है तुम्हारा टर्निंग इफेक्ट है। किसका टर्निंग इफेक्ट है? फोर्स का। कहां से टर्न होगा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से टर्न होगा। मेजर कैसे करेंगे? तो भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? टॉर्क इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसका? ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। क्लियर है? तो ये देखो, ये 3D में ऐसे बना के दिखाया है कि ये मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम रोटेट करवा रहे हैं यहां से फोर्स लगा के, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? इसके ऊपर टॉर्क लगेगा जो भी तुम फोर्स F लगा रहे हो वो, मल्टीप्लाइड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। अच्छा ऐसे मत सोचना, ठीक है, कभी ऐसे मत सोचना कि मान लो जैसे यहां पर जैसे तुम देख सकते हो, यहां पर पॉइंट ऑफ, तुम यहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि तुम इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इस पॉइंट से तुम ऐसे डिस्टेंस ले लो। अरे नहीं भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है 90 डिग्री। वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे बोला है, यानी कि इस फोर्स का जो लाइन बनेगा एक्शन का, ये लाइन पूरा आगे तक इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोर्स जहां पर लगा रहे हो उस पॉइंट पे जोड़ दो डिस्टेंस। क्लियर है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर आना चाहिए, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए मुझे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का, ठीक है ना।
तो पॉइंट ऑफ फोर्स से कोई लेना नहीं। तुम कहीं सोचो कि पॉइंट ऑफ फोर्स तो यहाँ लग रहा है, यहाँ पे क्यों ले लिया हमने 90 डिग्री? अरे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो पीछे तक एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो देखो वही चीजें लिखी है कि टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ON, उसे लिख दिया D। तो इसे ही बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म। टॉर्क का डायमेंशन दे दिया है, ऐसा यूनिट कुछ नहीं, न्यूटन मीटर हो जाएगा। सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, साइन कन्वेंशन, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज टेकन पॉजिटिव if the turning tendency of the force is anti-clockwise and negative if it is clockwise। अगर कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम बोलेंगे उसका टॉर्क पॉजिटिव है, कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है तो हम बोलेंगे उसका टॉर्क नेगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में। हाँ, ऐसे ऐसे। और देखो ये मैंने तुम्हें बताया भी था, जब याद करो वेक्टर शुरू कर रहा था तब उसमें पोलर वेक्टर और एक्सेल वेक्टर आते थे। पोलर वेक्टर में बताया था, अब जैसे मान लो कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूम रही है, राइट हैंड का यूज करोगे तो उसका थंब देखो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, और थंब मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट करे तो ऊपर वाला डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, है कि नहीं? अब इसे उल्टा कर दो अपने हाथ को, राइट हैंड को, राइट हैंड थंब रूल बना के उल्टा कर दोगे तो ये बन गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बन गया तो नीचे की तरफ डायरेक्शन, और नीचे वाले डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, कितना है मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क एक्टिंग ऑन कपल, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब इसमें क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट, और द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। अच्छा, मोमेंट कुछ नहीं है यार, टॉर्क है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर टॉर्क कह लो कि तुम कह दो कि जीरो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है मतलब रेस्ट पर है, रोटेशन रेस्ट पर है, तो उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा वो इक्वल होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। मतलब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर जैसे ये कोई ब्लेड है, ठीक है, इस ब्लेड के ऊपर जितना फोर्स एक तरीके से जितना क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा उतना ही अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, रोटेट नहीं करेगा ऐसे। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, हाँ, तो जो एल्जेब्रिक सम होगा मोमेंट्स का किसी भी पॉइंट पे वो जीरो होगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। यानी कि एल्जेब्रिक सम जो होगा मोमेंट्स का किसी भी पॉइंट पे वो जीरो होगा। क्लियर है? अब इसके लिए देखो ये दिया हुआ है एग्जांपल, डेरिवेशन है कि तुमसे क्या बोला, कंसीडर यूनिफॉर्म रॉड फ्री टू रोटेट ऑन पाइवट वी, सॉरी पाइवट ओ। यहाँ पर ये पाइवट ओ है, मतलब ये ऐसे ट्रायंगुलर रखा हुआ है और ये ऐसे रॉड है, ये रॉड इसके ऊपर ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, ये रॉड इसके ऊपर ऐसे घूम सकता है। क्लियर है? इसमें क्या करा है, टू वेट्स W1 एंड W2 आर hung it from it at a distance D1 and D2 from the pivot O। pivot O से D1 डिस्टेंस और D2 डिस्टेंस पे दो वेट लगा दिए हैं, W1 W2। क्लियर है? अच्छा, वेट लगा दिया मतलब फोर्स है, mg है। ठीक है, क्या बोला, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मान लो बोल दिया है कि भाई ये जो F1 D1 है मैंने तो इधर घुमा दिया ना, एक काम करो पलट देते हैं, क्योंकि ये तो फिर क्लॉकवाइज हो गया ना F1 वाले का। तो मान लो ये इधर ऐसे घूमेगा और ये इधर ऐसे घूमेगा। ठीक है, हम्म, तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा ओ पे, तो वो इक्वल होगा F1 D1 के, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, अरे जहां से रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही तो है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 ही तो है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 ही तो है, लेकिन D2 तो इस फोर्स के लिए है ना, F2 के लिए, और D1 F1 के लिए। तो इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा
F1D1, और F1 किसके बराबर है, W1D1 के, मतलब W1 के बराबर है, D1 तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। ऐसे ही क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या हो जाएगा, F2D2, W2D2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स द रॉड विल बी हॉरिजॉन्टल और इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। कि प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के अकॉर्डिंग बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल रहेगी, एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगी ऐसे, या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। कब होगी, जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो जाए, ठीक है। लेट्स से मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा तुमने पता नहीं देखा हो कि नहीं, हालांकि वो खराब है शायद। पार्क में जो जिम लगे होते हैं ना, उस जिम में एक यार ऐसे डिस्क बनी होती है, उसके ऊपर लोग चढ़ के घूमते हैं, ठीक है। इस डिस्क पे अगर तुम एक साइड ज्यादा वेट दे दो और दूसरी साइड हल्का कम रखो तो ये अपने आप ही घूमती है। कभी ऐसे चढ़ के खेला इस पे। वैसे भी सोचो, अगर तुम, मैं इसी रॉड पे एग्जांपल दे दूं कि इस रॉड पे एक तरफ मान लो ये यहाँ से फिक्स्ड है, मतलब टूट के इधर गिरेगा नहीं, ठीक है, यहाँ से फिक्स्ड है, और हल्का सा मतलब मूवमेंट हो सकती है इसमें। यहाँ पर एकदम एक भारी बंदे को बिठा दूं और यहाँ पर एक एकदम हल्के बंदे को बिठा दूं, तो ये भारी वाले बंदे की तरफ ऐसे रॉड ऐसे झुकेगी और झुक के ऐसे मूव करेगा, है ना, करेगा कि नहीं करेगा। ये भारी वाला बंदा चाहेगा तो अपने पैरों से हल्का सा फोर्स लगाएगा और ये ऐसे घूमने लग जाएगा रॉड पूरा। बात समझ में आई। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ये दोनों तरफ जो लगते हुए टॉर्क है वो इक्वल नहीं है, दोनों तरफ मोमेंट इक्वल नहीं लग रहे हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ना तो ये रॉड रोटेट करे तो दोनों तरफ इक्वल भारी वाले बंदे को बिठाओ, मतलब इक्वल वेट के बंदे को बिठाओ, दोनों तरफ वेट इक्वल कर दो, यानी कि दोनों तरफ इसका, अच्छा ये जो घुमाएगा, ये जो घुमाएगा मान लो उस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो ये वाला मास, यानी कि ये आदमी जो घुमाएगा वो क्लॉकवाइज घुमाएगा, और इस वाले आदमी, ये वाला आदमी कैसे घूमेगा, ये तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ऐसे रोटेशन होगी तो ये वाला आदमी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जब तुम चाहो कि भाई रॉड ना घूमे, तो यार जितना ये बंदा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये बंदा अगर उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे उतनी ही फोर्स से तो नहीं घूमेगा, एकदम ये रॉड ऐसे स्टिल रहेगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा। क्लियर है। तो यानी कि जितना टॉर्क मोमेंट ये लगा रहा है उतना ही मोमेंट अगर ये लगा दे, यानी कि जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट लग जाए, तो बॉडी नहीं घूमेगी। क्लियर है। तो वही बोला है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाए, यानी कि F1D1 इक्वल टू F2D2, यानी कि F1 की जगह W1D1 इक्वल टू W2D2, तो ये नहीं घूमेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इसी को बोलते हैं लीवर प्रिंसिपल, कि लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। अब इसका ये क्या नाम लिख दिया भाई, लोड लिख दिया, लोड आर्म लिख दिया, एफर्ट लिख दिया, एफर्ट आर्म लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुम्हारे पास एक ऐसे कोई सिस्टम बना हुआ है, इसका यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पर इसके ऊपर कुछ मास रखा हुआ है और तुम्हें इधर से इसे घुमाना है, ठीक है। तो ये जो तुम घुमाओगे, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब जितना इसके ऊपर लोड है, और इसे, ये हो गया लोड आर्म, कि लोड का इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है। तो जब लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म, अब तुम यहां से फोर्स लगाओगे और तुम जो फोर्स लगाओगे उसे बोलेंगे एफर्ट, तुम कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो। तो ये क्या, इधर से तुम क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, और डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म। तो जब लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म इक्वल हो एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म के, तब उसे बोलेंगे लीवर प्रिंसिपल, और तब रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा, रॉड हॉरिजॉन्टल रहेगी, मूव नहीं करेगी। लेकिन जब तुम्हारा एफर्ट ज्यादा हो जाए, जब तुम्हारा एफर्ट ज्यादा हो जाए, या ये एफर्ट आर्म लंबा हो जाए, तो तुम इजीली घुमा दोगे, है ना, समझ में आ रहा है ना, ये जितना लंबा हो जाएगा रॉड, समझ रहे हो, इधर से इजीली घूम जाएगा। और भाई इधर से घुमाना तो मुश्किल पड़ेगा, इधर से घुमाना हो तो, है कि नहीं, ठीक है। तो समझ में आया लीवर प्रिंसिपल। लीवर क्या होता है, लीवर यही तो चीज होती है, बड़ा सा रॉड होता है जिसकी मदद से चीजों को मूव करते हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ इसलिए, या कुछ है अभी भी बताऊं। ठीक है। अब देखो कपल के बारे में पढ़ते हैं, कपल क्या होता है। तो देखो, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड opposite forces acting on a body along two different lines of action constitute a couple। कि एक बॉडी पर जब दो इक्वल और ओपोजिट फोर्स एक्ट करें, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि उनका अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन हो, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे। जैसे मान लो ये बॉडी है, तो इस बॉडी पे एक फोर्स इधर से एक्ट करे और दूसरा फोर्स इधर से एक्ट करे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा, है ना। ऐसा ना होगा इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम रहे, कहीं एक फोर्स इधर से लगा रहे हो और एक फोर्स इधर से लगा रहे हो, फिर तो नहीं होगा भाई रोटेशन मोमेंट, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं कपल, इसे बोलेंगे कपल फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, अच्छा दोनों इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। देखो एक ऐसे लग रहा है तो दूसरा ऐसे लग रहा है ना, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है। तो a couple has a turning effect but no resultant force acts on a
बॉडी, तो एक कपल का टर्निंग इफेक्ट तो होता है, लेकिन कोई भी रिजल्टेंट फोर्स पे एक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, और क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो दे देंगे। यानी कि जब नेट फोर्स जीरो हो बॉडी पे, नेट फोर्स जीरो हो बॉडी पे, तभी भी उसके ऊपर टॉर्क हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, यानी कि टर्निंग इफेक्ट हो सकता है। कब होगा, जब एक कपल एक्ट करे बॉडी पे। अच्छा, अगर एक कपल एक्ट नहीं कर रहा है, मान लो इधर से ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, 5 न्यूटन का लगा रहे हो, इधर से 2 न्यूटन का लगा रहे हो, अभी भी रोटेशन होगा, लेकिन रोटेशन होने के साथ साथ ये बॉडी अब आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये बॉडी आगे भी बढ़ती चलेगी, और रोटेशन मतलब ऐसे स्पाइरल पाथ फॉलो करेगी, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन क्योंकि तुम एक कपल लगा रहे हो, कपल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स, अगर इधर 5 न्यूटन तो इधर भी 5 न्यूटन, ऐसे केस में बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी और अपने सेंटर ऑफ मास से, यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन पे रोटेट करती रहेगी। क्लियर है? यानी कि इसके ऊपर टॉर्क होगा लेकिन नेट फोर्स जीरो होगा। तो ऐसा होता है एक कपल। समझ में आई बात? स्कूल में खत्म हो गया ये चैप्टर? तुम्हारे भी ये सब कराया है तुम्हें? ठीक। सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशन मोशन। मैंने अभी भी बताया, ट्रांसलेशन मोशन कब लग रहा था, जब एक 5 न्यूटन का था दूसरा 2 न्यूटन का था, जब अनइक्वल फोर्सेस हो, बट सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा। ठीक है, यही चीज बोलिए, व्हेन वी स्टीयर अ बाइसाइकिल अराउंड अ बेंड विद आवर बोथ हैंड्स ऑन द हैंडल बार वी अप्लाई अ कपल। जब तुम एक साइकिल को बेंड करते हो, बाइसाइकिल को बेंड करते हो, स्टीयर करते हो, तो दोनों हाथों से करते हो, हम एक कपल लगा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला मोमेंट ऑफ अ कपल, यानी कि टॉर्क, और कुछ नहीं। तो टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी थी, इस बॉडी पे एक फोर्स तुम इधर लगा रहे हो F, दूसरा फोर्स F इधर लगा रहे हो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच, इन दोनों एक्शन ऑफ फोर्स के बीच, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच, ध्यान देना मैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोल रहा हूँ, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा D, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी कि एक तो ऐसे लिखोगे तुम कि भाई ये तो दोनों तरफ का टॉर्क ना, तो इस वाले का टॉर्क क्या लिखोगे, इस वाले का टॉर्क होगा F इंटू सेंटर से, इसका देखो सेंटर ऑफ रोटेशन, सॉरी, देखो ध्यान समझना थोड़ा सा, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, बॉडी यहां से रोटेट करेगी। ठीक है, इस पॉइंट से फिक्स रहेगी और बॉडी रोटेट करेगी, यानी कि इसको सर्कल का सेंटर मान के हर पार्टिकल इसका रोटेट करेगा। क्लियर है? तो इसको सेंटर मान के इस सिस्टम का हर पार्टिकल रोटेट करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट ए पर जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स एफ है। ठीक है, और टॉर्क क्या होता था, टॉर्क तो होता था भाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा AO, यानी कि F इंटू AO मल्टीप्लाइड बाई F इंटू OB। क्लियर है? F कॉमन आ जाएगा, AO प्लस OB, और AO प्लस OB क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्टेंस D AB, यानी कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब सेंटर ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का नहीं, बल्कि कपल के केस में होगा पूरे पूरे का, मतलब दोनों लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स, दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अभी तक क्या था मोमेंट में, अभी तक टॉर्क में क्या था कि भाई सेंटर ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का, लाइन ऑफ एक्शन तक के फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हालांकि यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक कपल ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये दोनों ऐड होके दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गए। क्लियर है? तो इसे ऐसे भी बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ अ कपल इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। क्लियर है? Note that the torque exerted by couple about O does not depend on the position of O. Hence, torque or moment of a couple is independent of the choice of fulcrum or the point of rotation. कि कितना इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, भाई टॉर्क सेम लगेगा। अगर तुम्हारा फोर्स सेम है, दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो टॉर्क सेम लगेगा, भले ही तुम इसका सेंटर ऑफ रोटेशन चेंज कर दो, सेंटर ऑफ रोटेशन ओ को चेंज करके यहाँ पे ले आओ, अरे तब भी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही रहेगा, फोर्स तो यही लगा रहे हो, तो टॉर्क सेम ही रहेगा। ठीक है, तो कभी भी कपल के केस में, मोमेंट ऑफ अ कपल के केस में सेंटर ऑफ रोटेशन कहां पर तुमने शिफ्ट कर दिया डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब अगर तुम इधर शिफ्ट कर दोगे, अब तो भाई फिर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने शिफ्ट कर दिया और फिर फोर्स तुम यहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, तो दोनों के बीच का फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तुम लोगे, फिर तो यहाँ से इसका लोगे और यहाँ से इसका लोगे, तो वो अलग अलग बात हो जाएगी ना, लेकिन जब तक इन दोनों के बीच में, तब तक वो सेम रहेगा। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि कपल के केस में, मोमेंट ऑफ कपल के केस में
तुम सेंटर को कहीं भी शिफ्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। नोटेबली अ कपल कैन ओनली बी बैलेंस्ड बाय एन इक्वल एंड अपोजिट कपल। और एक कपल को बैलेंस करने के लिए तुम्हें इक्वल एंड अपोजिट कपल चाहिए होगा। ठीक है, चलो वगैरह